कहानियों की अनोखी दुनिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही दिलचस्प अनोखी कहानियाँ देखते रहें। मजेदार सी कहानियाँ आपके लिए। पापा, मैं शिखर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ठीक है, फिर अगर तुझे उस गरीब लड़के से ही शादी करनी है तो निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद कभी यहाँ मत आना, समझी? रुचि ने अपना बैग उठाया और अपने अमीर पिता की हवेली छोड़कर शिखर से ब्याह कर उसके गांव आ गई। छी शिखर, ये गांव में पहुंचते कैसी गंदी सी स्मेल आ रही है। अरे ये बदबू नहीं बल्कि गांव की पहचान है, मतलब गौ माता के गोबर की खुशबू। वो देखो, वहाँ देखो कैसे वो काकी गोबर के उपले बना रही है। छी छी, ये अपने हाथों में गोबर कैसे उठा रही है। ये गाय की पोटी को हाथ से कौन छूता है। ये गांव के लोग कितने गंदे हैं। फिर कुछ देर बाद उनकी कार एक घर के बाहर आकर रुकती है। अरे, ये कार यहाँ क्यों रोक दी? डार्लिंग, यही तो तुम्हारा ससुराल है, चलो उतरो। रुचि जैसे ही कार से उतरती है तो उसकी सैंडल कीचड़ में फंस जाती है। ओह नो, ये क्या हो गया? शिखर डार्लिंग, हेल्प मी। शिखर उसकी मदद करके उसका पैर बाहर निकालता है। ओह नो, मेरी 10,000 की सैंडल खराब हो गई, लेकिन ये तो अब 10 रुपए की भी नहीं रही। यू शट अप। है शट अप? भैया, ये भाभी कौन सा शटर अप करने के लिए कह रही है? शटर तो बिरजू काका की दुकान में लगा है। शिखर, कौन है ये बदतमीज लड़की? अरे ये मेरी छोटी बहन शीतल है, थोड़ी पगलैट है, कब कहाँ क्या बोलना है इसकी समझ नहीं है इसे। तभी हाथों में थाली लिए शिखर की माँ आशा आती है। आओ आओ मेरी शहरी सुंदर बहू, अंदर आओ, तेरे ससुराल में तेरा स्वागत है। कुछ ही देर में सारे गांव में ये बात पता चल जाती है कि शिखर कोई शहरी बहू लाया है। अगले दिन गांव की कुछ औरतें उसकी मुंह दिखाई के लिए आती हैं। रुचि बहू, बाहर आ जाओ, मुंह दिखाई के लिए गांव की औरतें आ गई हैं। रुचि शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। अरे आशा बहन, इसकी मुंह दिखाई है या टांग दिखाई? इसके मुंह से ज्यादा तो इसकी टांगे दिख रही हैं। पहले पता होता टांग दिखाई है तो इसकी टांगे ढकने के लिए तोहफे में कोई कपड़ा ले आते। अब मुंह दिखाई हो बहन या फिर टांग दिखाई, सच तो ये है कि दिख सब कुछ ही रहा है। जितनी इसकी टांगे गोरी है ना, इतना गोरा तो तुम सबका मुंह भी नहीं है। अब जो काम करने आई हो वो करो। और बहू, ये दर्जी मुए ने जरूर तुम्हारा आधा कपड़ा बचा लिया होगा, तभी तो इतनी छोटी सी फ्रॉक सिल दी है। कोई बात नहीं, फिलहाल तो ये चुन्नी सर पर ओढ़ ले और फिर कल से साड़ी ही पहनना। फिर सब उसकी मुंह दिखाई करती हैं और वहां से चली जाती हैं। तभी आशा अपनी बहू से, बहू, इससे बड़े कपड़े तो मेरी गोरा पहनती है। कौन गोरा माँ जी? हमारी बच्चिया, अभी कुछ दिन पहले ही जन्म लिया है उसने। माँ जी, ये डिजाइनर कपड़े हैं और इसे कोई दर्जी नहीं सिलता, बल्कि फैशन डिजाइनर बनाता है, और आगे से मेरी तुलना उस बच्चिया से नहीं करना। ये कहकर रुचि अपने कमरे में चली जाती है। शाम को रुचि अपने हील्स हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। उफ, न जाने कहाँ चली गई, यहीं तो रखी थी। क्या हुआ रुचि, क्या ढूंढ रही हो? वो मेरी रेड वाली हील्स नहीं मिल रही हैं, कल ही निकाली थी बैग से, पता नहीं कहाँ गई। भाभी, पहले ये बताओ वो कितने की थी? पूरे 15,000 की। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आपकी वो 15,000 की हील्स हमारी गोरा पहनकर घूम रही है। माँ ने उसे वो हील पहना दी है। रुचि, शिखर और शीतल बाहर आते हैं तो गोरा हील पहने खड़ी थी। ओह गॉड, मेरी 15,000 की हील्स का सत्यानाश कर दिया। अरे बहुरिया, तुम्हारी ये हील तो बहुत अच्छी है। देखो ना, गोरा बार बार खुटिया से भाग जाती है। अब हमने तुम्हारी खुटिया से इसे बांध दिया, अब मजाल है वो कहीं भाग पाए। ओह, मैं परेशान हो गई हूँ इन देहातियों से। ए बहुरिया, जुबान संभाल कर हमको देहाती बोली, अंग्रेजी चिड़िया, अंग्रेज की बेटी। अगले दिन, अरे शीतल, ये सब औरतें सुबह सुबह लोटा लेकर कहाँ जा रही हैं? झाड़े हैं? झाड़े मतलब हगन करने। अब आप भी जल्दी चलो, नहीं तो पूरी तरह सवेरा हो गया तो फिर जा नहीं पाओगी। ओ गॉड, उसे फ्रेश होना कहते हैं, और मैं बाहर यूं खुले में नहीं जाऊंगी। मेरे लिए बाथरूम बनवाओ। अरे ओ सहरी तितली, तुझे इतना पता नहीं क्या कि आंगन में तुलसी की जगह होती है, शौचालय बनाने की नहीं। अब एक बार फिर से रुचि की बहस अपनी सास से होती है। इस तरह घर में दोनों की सोच को लेकर झगड़ा बढ़ता ही जाता है। फिर रात को रुचि शिखर से, शिखर, मैं अब और इस गांव में नहीं रह सकती। 2 कमरों की इस झोपड़ी वाले ससुराल में। कहाँ पहले मैं मायके में महारानी बनकर रहती थी, लेकिन यहाँ तो मेरी हालत नौकरानी जैसी हो गई है। ऊपर से यहाँ के लोग कितने गंदे से रहते हैं। हाथ से गोबर उठाना, गोबर से घर लीपना, उपले बनाना, छीछी, और ना जाने क्या क्या। देखो रुचि, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था कि मेरा घर गांव में है, लेकिन तुम्ही ने कहा कि तुम सब एडजस्ट कर लोगी, और जैसे कपड़े तुम यहाँ पहनती हो ना रुचि, वो सब शोभा नहीं देता, समझी? अब तुम गांव में रहती हो
तो यहाँ के तौर तरीकों से ही रहना होगा। ये बात सुनकर रुचि रोने लगती है। तुम्हारे लिए मैंने अपना इतना बड़ा घर छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा, और तुम मुझे ही एडजस्ट करने को कह रहे हो। अरे मेरी माँ, मैं भी तो तुम्हारे लिए ही ये सब कह रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे परदादा की एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली है जो कि माँ ने रेंट पर दे रखी है, और वहाँ से हर महीने किराया आता है। क्या हवेली? तो फिर हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें माँ को खुश करना होगा, और इसका एक ही तरीका है। जरा अपने कान इधर लाओ। शिखर रुचि के कानों में कुछ कहता है। फिर रुचि पहले तो उसकी बात मानने के लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है। अगले दिन से रुचि वेस्टर्न कपड़े छोड़ साड़ी पहन लेती है और अपनी सास के पांव छूती है। ये देख आशा बहुत खुश होती है। वाह वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल ठीक कहते हैं लोग, भारतीय नारी की असली खूबसूरती तो साड़ी में ही झलकती है। थैंक यू माँ जी। हवेली के लालच में अब रुचि अपनी सास की खूब सेवा करती है। वो उनको खुश करने के लिए चूल्हे पर खाना बनाती है, गाय का दूध निकालना सीखती है और झाड़ा करने खेतों में लोटा लेकर जाती। तो वहीं अपनी बहू की सेवा से खुश होकर आशा भी बदलने की सोचती है। जब ये बहू इतने अमीर घर की होकर हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं इसके लिए अपना रहन सहन बदल सकते हैं। अब आशा देवी अपनी उस हवेली को खाली करवाती है और उसमें सुख सुविधा की हर चीज लाकर रख देती है। उसमें मॉड्यूलर किचन बनवा देती है, साथ ही शौचालय भी, जिससे उसकी बहू को कोई परेशानी ना हो। ये देख रुचि भी बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद वो गांव में एक डेयरी फर्म का बिजनेस खोल लेते हैं और उनका ये बिजनेस खूब चलने लगता है। अब वो गांव में रहकर ही अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुमित जब शिमला घूमने गया तो उसे वहाँ की पहाड़न लड़की रीना से प्यार हो गया। गांव की साधारण लड़की रीना को सुमित अपने साथ ब्याह कर शहर ले आया। उसके ससुराल में उसकी सास और उसका पति था। नई नवेली बहू रीना ने ससुराल में आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। ब्याह के बाद अपनी पहली रसोई में रीना ने सबके लिए हलवा बनाया, जिसे खाकर उसकी सास और पति ने उसकी खूब तारीफ की। वाह वाह बहू, क्या हलवा बनाया है। फिर दिन में उसने दाल चावल बनाए और अब बारी थी डिनर में सब्जी और रोटी बनाने की। रात को सब्जी बनाकर उसने आटा लगाया और घबराते हुए रोटी बेलने लगी। अरे रीना, ये क्या लूलपंती कर दी, ये रोटी भी गोल नहीं बनी। बचपन में माँ ने मुझसे कितना कहा था, बेटी गोल रोटी बनाना सीख ले, सीख ले, सीख ले, सीख ले बेटी, नहीं तो सास गालियाँ देगी। तब माँ की सुन ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। यहाँ तो गोल छोड़कर हर शेप की रोटी बन रही है। रीना बेटा, अब जल्दी से अपना कोई जुगाड़ लगा, कैसे खिलाऊं अपनी सास और पति को गोल गोल रोटी। हाँ, आइडिया। फिर रीना जल्दी से टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेलती है और उस पर गोल छोटी प्लेट रखकर उसे गोल आकार में काट लेती है। आहा, क्या गोल रोटी बनकर तैयार हुई है। वाह रीना वाह, सचमुच तेरे जुगाड़ का भी जवाब नहीं। लेकिन ऐसे उसे रोटी बनाने में काफी देर हो गई। बाहर खाने के टेबल पर बैठा उसका पति और सास उसकी रोटी का इंतजार करने लगे, लेकिन तभी रीना की रसोई का गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया। अरे रीना, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना। जी जी, अभी लाई। हे भगवान, अब इस गैस सिलेंडर को भी आज ही खत्म होना था। उधर माँ जी और ये रोटी का इंतजार कर रहे हैं। अब क्या करूँ? अब यूँ खाने के लिए बैठे को बीच में सिलेंडर के लिए उठाना सही नहीं होगा, और फिर वो दोनों क्या सोचेंगे कि कैसी गवार बहू लाए जिसे सिलेंडर तक लगाना नहीं आता। रीना रीना, चल चल, अब तू फिर से अपना कोई जुगाड़ लगा। उफ, इस बीमारी सिलेंडर से अच्छा तो अपने गांव का चूल्हा होता है। चूल्हा? हाँ, चूल्हा। इतना कहकर रीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है। फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? तू राख से बर्तन धो रही है? हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? अब क्या बताऊं मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैं छत पर रखी लकड़ियां ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। हे भगवान बहू, तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी हैं। वो लकड़ियां तो मैंने लोहरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा ही जला दिया। अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोहड़ी देख पाओगी ना। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती ना।
माँ जी, आप तो जानती ही हैं, मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। हाँ, कह तो तू बिल्कुल सही रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है कि तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? क्या हुआ सुमित जी? मेरे फोन में पानी चला गया है और अब ये 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा, मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी अपना फोन दो, मैं उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीना उसके फोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को उसका फोन देती है तो वो जैसे ही फोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह रीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? जी, आपके फोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह से रीना हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। सुमित जी, आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। क्या 3-4 दिन? आप देखिए मैं आपका गला 1 दिन के अंदर ही कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पियेंगे ना तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीना किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा ये काढ़ा किसी काम का नहीं है। माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज है, आप बस मुझे 1 दिन का वक्त दो। अगर 1 दिन में इनकी आवाज वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला के लाख समझाने के बावजूद भी रीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता, जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। देखा माँ, तुमने रीना के जुगाड़ का कमाल। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, तेरी आवाज तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है, ये हमें हमेशा सही फल ही देता है। तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है? हाँ हाँ, मेरी जुगाड़ू बहू। ये कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।